Assalamualaikum. Today the topic of our discussion is regulation of cholesterol synthesis. इससे पिछले लेक्चर में हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के मुतालिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रेगुलेट किस तरह होती है। So before going into the detail of regulation of cholesterol synthesis, let's have a quick review of the steps of cholesterol synthesis. तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जब स्टार्ट होती है तो एसिटाइल को एक मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और एसीटो एसिटाइल को ए बनता है। एसीटो एसिटाइल को ए से फिर HMG को ए बनता है और HMG को ए पर HMG को ए रिडक्टेज एक्ट करता है और मेवलोनेट बनता है और मेवलोनेट से फिर आगे मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू एंड में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो इसमें जो ये वाला स्टेप है जिसको मैंने अलग कलर से शो किया है, HMG को ए जो कन्वर्ट होता है मेवलोनेट पे बाय द एक्शन ऑफ HMG को ए रिडक्टेज, this step is called the rate limiting step in cholesterol synthesis and this enzyme is called the rate limiting enzyme in cholesterol synthesis. So अगर हम कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, तो उसका कंट्रोल पॉइंट जो है वो ये स्टेप है और ये एंजाइम है। अगर हम इस एंजाइम को कंट्रोल कर लें तो हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस एंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मेवलोनेट ज़्यादा बनेगा और जब मेवलोनेट ज़्यादा बनेगा तो फाइनली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा। और अगर इस एंजाइम की प्रोडक्शन कम है तो मेवलोनेट कम बनेगा और मेवलोनेट कम बनेगा तो फाइनली कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। इसी तरह अगर ये एंजाइम एक्टिव है तो मेवलोनेट बनेगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। इसी तरह अगर ये एंजाइम इनएक्टिव है तो मेवलोनेट नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। सो बेसिकली कंट्रोल पॉइंट कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में ये एंजाइम है। तो अगर हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रेगुलेट करना है तो इसको रेगुलेट करें। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम है HMG को ए रिडक्टेज, इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है। तो इसकी रेगुलेशन के मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हमने डिस्कस करने हैं। उसमें सबसे पहला मैकेनिज़्म जो है वो इसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि स्टीरोल इंड्यूस्ड रेगुलेशन ऑफ HMG को ए रिडक्टेज, कि अगर इसकी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा है, अगर प्रोडक्शन कम है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम है। सो बेसिकली पहला मैकेनिज़्म जो है वो इसकी प्रोडक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन का जो ये मैकेनिज़्म है वो किस तरह HMG को ए रिडक्टेज को रेगुलेट करता है। तो HMG को ए एक एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। सो अगर हमने इसकी प्रोडक्शन करानी है तो हम अपनी कहानी वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन से। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन उस वक्त तक नहीं होती जब तक उसके लिए कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना हो। तो अब HMG को रिडक्टेज की प्रोडक्शन करवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा होगा। तो इसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे एक्ट करती है। अब ये जो प्रोटीन है ये सेल के अंदर कहाँ पाई जाती है। ये प्रोटीन पाई जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर अकेली नहीं पाई जाती बल्कि एक और प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन करके पाई जाती है। अब वो दूसरी प्रोटीन जिसके साथ ये कंबाइंड फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, उस दूसरी प्रोटीन का नाम क्या है। उस दूसरी प्रोटीन को कहते हैं स्कैप। उस दूसरी प्रोटीन को क्या कहते हैं, स्कैप। स्कैप का क्या मतलब कि ये जो यहाँ स्कैप में S है, ये इस पूरे को अब S का नाम दे दिया गया है। ये S इस पूरी प्रोटीन को शो कर रहा है। स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, C फॉर क्लीवेज, A फॉर एक्टिवेटिंग प्रोटीन। स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब ये दोनों प्रोटीन्स आपस में कंबाइन करके उनका जो कम्प्लेक्स है वो इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन ये एंजाइम का ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है। सो फिर ये किस तरह जो है HMG को रिडक्टेज की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सो
हम पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम है और हमने उसकी सिंथेसिस को बढ़ाना है, हमने यानी HMG को रिडक्टेज की सिंथेसिस को बढ़ाना है। तो पहला सिनेरियो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की का जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो कम है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस तरह HMG को रिडक्टेज की प्रोडक्शन कराता है। ये जो कम्प्लेक्स है इसमें ये जो स्कैप है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सेंस कर सकता है, यानी सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मौजूद हैं, कम मौजूद हैं, कितनी मिकदार में मौजूद हैं, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये उनके लेवल को सेंस कर सकता है। तो जब कभी स्टीरोल का लेवल कम होता है सेल के अंदर तो ये स्कैप सेंस करता है कि भाई सेल के अंदर अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है और हमने कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाना है और उसके लिए HMG को रिडक्टेज की प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए। जब ये सेंस कर लेता है तो ये कम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। सेंस करने के बाद ये जो कम्प्लेक्स है इन दो प्रोटीन्स का ये एक्टिवेट हो जाता है और जब ये प्रोटीन का कम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से डिटैच होके गोल्जी अपरेटस के अंदर आ जाता है। पहला स्टेप क्या हुआ कि जब स्टीरोल का लेवल कम हुआ इसने सेंस किया और ये कम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। जब ये कम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से निकल के गोल्जी अपरेटस के अंदर आ गया। गोल्जी अपरेटस के अंदर आने के बाद इसके साथ क्या होता है, इस पर दो एंजाइम दो प्रोटीएजेस एक्ट करते हैं सीक्वेंशियली। पहले एक प्रोटीएज एक्ट करता है और उसके बाद फिर फौरन ही दूसरा प्रोटीएज एक्ट करता है। तो ये यहाँ कम्प्लेक्स आ गया, उस पर पहले एक प्रोटीएज ने एक्ट किया और फौरन ही बाद दूसरे प्रोटीएज ने एक्ट किया। इन दो प्रोटीएजेस के एक्शन के नतीजे में स्कैप अलहदा हो जाती है और स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 अलहदा हो जाती है। अब बेसिकली चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था लेकिन यहाँ ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में मौजूद था और इनएक्टिव था, तो अब ये फ्री फॉर्म में एक्टिव भी हो गया और अलग भी हो गया। तो अब इसने जाके आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे एक्ट करना है। ये अब फ्री फॉर्म में आ गई और एक्टिवेट हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ मैंने एक न्यूक्लियस ड्रा किया है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मौजूद है, ये डीएनए मौजूद है और डीएनए पर एक एलिमेंट है स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट। इस स्टीरोल की रेगुलेट कर रहा है स्टीरोल को, क्योंकि इस प्रोटीन का अगर आप नाम देखें तो स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, यानी वो बाइंडिंग प्रोटीन है जो डीएनए पर स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ बाइंड करती है। स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट जो कि यहाँ पर है बाइंडिंग प्रोटीन, कि वो बाइंडिंग प्रोटीन है जो स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ बाइंड करती है। तो ये प्रोटीन आकर इस स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट जो कि यहाँ डीएनए पे मौजूद है उसके साथ बाइंड करती है। तो जब ये उसके साथ आके बाइंड करती है तो वो जीन जिसने आगे HMG को रिडक्टेज की प्रोडक्शन करवानी है उसकी एक्सप्रेशन होती है, और जब एक्सप्रेशन होती है फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, वो इसी हिसाब से फिर आगे प्रोटीन की प्रोडक्शन होती रहती है और फाइनली HMG को रिडक्टेज बन जाता है। और जब HMG को रिडक्टेज बनेगा मेवलोनेट ज़्यादा बनेगा, मेवलोनेट ज़्यादा बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अब सेल के अंदर ज़्यादा हो गया है, तो अब हमने उसके जो सिंथेसिस है उसको रोकना है। तो पहले सिनेरियो में हमने सिंथेसिस बढ़ाई, दूसरे सिनेरियो में हमने क्या करना है कि उसकी सिंथेसिस को रोकना है। तो सपोज ये स्टीरोल का लेवल यहाँ कम था, तो अब स्टीरोल का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। स्टीरोल का लेवल जब इंक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, ये जो कम्प्लेक्स था SREBP2 और स्कैप का, इसमें ये जो स्कैप है इस पर एक कोलेस्ट्रॉल सेंसिंग डोमेन होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए। जब कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल्स का लेवल इंक्रीज होता है तो वो जाकर उस पर बाइंड करते हैं, जो कि स्कैप पर एक साइट है इनके बाइंडिंग के लिए। जब ये कोलेस्ट्रॉल जाके उस साइट पे बाइंड करते हैं तो उसके नतीजे में होता क्या है कि ये जो कम्प्लेक्स है स्कैप और SREBP2 का, ये एक और प्रोटीन जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है उन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। उस प्रोटीन का नाम है इंसिग,
इनसिग, तो ये किस के साथ बाइंड करते हैं जाके, इनसिग के साथ। तो अब ये 3 प्रोटीन्स का कम्प्लेक्स बन जाता है। पहले 2 प्रोटीन का कम्प्लेक्स था, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुए तो वो कोलेस्ट्रॉल जाके स्कार्ब के साथ बाइंड करते हैं और उसके नतीजे में ये एक और प्रोटीन के साथ ये कम्प्लेक्स बाइंड करता है, इनसिग। और अब ये कम्प्लेक्स जो है ये 3 प्रोटीन का हो गया। अब जब ये 3 प्रोटीन का कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये इस मेम्ब्रेन के अंदर रिटेन हो जाता है। पिछले सिनेरियो में हमने देखा था कि ये यहाँ से डिटैच होकर गोल्जी अपरेटस में जाता है, वहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलहदा होता है, ये एसआरई पे बाइंड करता है और एचएमजी को रिडक्टेज बनता है। लेकिन जब ये 3 का कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये यहीं रिटेन हो जाता है और ये फिर गोल्जी अपरेटस में जाता ही नहीं है। जब ये गोल्जी अपरेटस में जाता ही नहीं है तो SREBP2 अलहदा नहीं होता, और जब SREBP2 अलहदा नहीं होगा तो SRE पे बाइंड नहीं करेगा, और जब SRE पे बाइंड नहीं करेगा तो HMG को ए की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, उसकी सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये पहला मैकेनिज्म था जिसमें हमने HMG को ए रिडक्टेज की प्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया। अब हम इसके बाद दूसरे मैकेनिज्म देखते हैं कि HMG को ए की रिडक्टेज की जो रेगुलेशन है वो किस तरह होती है। अब हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के जो रेगुलेशन है उसके मज़ीद 4 मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है एंजाइम डिग्रेडेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस उसके अंदर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये एंजाइम जो है ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होता है, HMG को ए रिडक्टेज। अब इसके अंदर खुद ये एबिलिटी होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है उसको सेंस कर सके। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सेंस करने के लिए इस HMG को रिडक्टेज के अंदर भी ये एबिलिटी मौजूद होती है। सो जब कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बढ़ जाए तो ये उसको सेंस करता है कि भाई अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो अब हमने मज़ीद मेवलोनेट की फॉर्मेशन नहीं करानी ताकि कोलेस्ट्रॉल की मज़ीद सिंथेसिस ना हो। तो ये क्या करता है कि ये खुद ब खुद सेंस करके इनसिग के साथ बाइंड कर जाता है। जिस तरह अभी हमने देखा कि वो स्कैप और SREBP2 बाइंड करते थे, इसी तरह इनसिग के साथ ये बाइंड करता है। लेकिन जब ये इनसिग के साथ बाइंड करता है तो ये खुद ब खुद डीजनरेट हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाती है इसकी, और इसी तरह ये एंजाइम ख़त्म हो जाता है, डिग्रेड कर जाता है। जब एंजाइम डिग्रेड करता है तो मेवलोनेट नहीं बनता, जब मेवलोनेट नहीं बनता तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती। तो ये पहला मैकेनिज्म था एंजाइम की डिग्रेडेशन का, कि जो HMG को रिडक्टेज है ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद है और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेंस करने की एबिलिटी होती है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंक्रीज होता है तो ये उसको सेंस करके एक इंटीग्रल प्रोटीन इनसिग के साथ बाइंड करता है, और जब ये इनसिग के साथ बाइंड करता है तो इसकी खुद ब खुद डिग्रेडेशन हो जाती है और इस तरह आगे मेवलोनेट की फॉर्मेशन नहीं होती और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। दूसरा मैकेनिज्म है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन एंजाइम की रेगुलेशन के तरीके हैं कि कुछ एंजाइम जो हैं वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं तो कुछ फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होते हैं, कुछ डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होते हैं तो कुछ डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होते हैं। तो ये वाले जो एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव है। HMG को रिडक्टेज इसकी जब कभी फॉस्फोराइलेशन होगी तो यह एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। सो वो तमाम एंजाइम जो इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे वो इसको इनएक्टिव बना देंगे। फॉस्फोराइलेशन कौन से एंजाइम कराते हैं? काइनेजेस। तो जब कभी काइनेजेस इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव होगा तो मेवलोनेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, जब मेवलोनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। सो इट मीन्स काइनेजेस के एक्शन के नतीजे में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जो डीफॉस्फोराइलेशन है उससे ये एक्टिव हो जाता है और जब एक्टिव होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इंक्रीज होगी। डीफॉस्फोराइलेशन कौन से एंजाइम कराते हैं? फॉस्फेटेजेस। तो जब कभी फॉस्फेटेजेस एक्ट करेंगे तो इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी और जब डीफॉस्फोराइलेशन होगी ये एक्टिव हो जाएगा, मेवलोनेट की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। सो ये दो मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया, एंजाइम डिग्रेडेशन और फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। कि एंजाइम डिग्रेडेशन में ये खुद सेंस करके इनसिग के साथ बाइंड करके डिग्रेड हो जाता है, इसमें काइनेसिस के एक्शन के नतीजे में सिंथेसिस इंक्रीज
डिक्रीज होती है क्योंकि वो उसको इनएक्टिव बना देते हैं, और फॉस्फेटेजेस के एक्शन के नतीजे में सिंथेसिस इंक्रीज होती है क्योंकि वो उसको एक्टिव बना देते हैं। तीसरा मैकेनिज्म रेगुलेशन का है वो है हार्मोनल। एक ग्लूकागॉन जो है वो इसको इनएक्टिव बना देता है और इंसुलिन इसको एक्टिव बना देती है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन का एक्शन हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं सिर्फ बता दूंगा कि कैसे होता है। अभी मैं आपको यहाँ शो नहीं करूँगा कि सारा कैसे होता है, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, और जब ग्लूकागॉन रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो उस वक्त होता क्या है कि वो जी प्रोटीन जो स्टिमुलेटरी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होती है तो एक और एंजाइम को एक्टिवेट करती है, एडेनिलाइल साइक्लेज को, और जब एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिव होता है तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनता है। साइक्लिक एएमपी फिर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज ए फिर क्या करेंगी, काइनेजिन है तो वो इसको फॉस्फोराइलेशन करेंगे और इनएक्टिव हो जाएगा। सो इट मीन्स ग्लूकागॉन के एक्शन के नतीजे में काइनेजेज एक्टिवेट होती हैं और वो इनएक्टिव कर देती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा। जाहिर सी बात है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है जब आप डाइट में कम ले रहे हो। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि लिपिड की सिंथेसिस उस वक्त होती है जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर ज़्यादा हो। तो जब कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर कम है तो उस वक्त सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। तो उसका मैकेनिज्म कैसे होगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर कम है तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होने से ग्लूकागॉन रिलीज होगा, उसने काइनेसिस को एक्टिवेट करना है, काइनेसिस ने इसकी फॉस्फोराइलेशन करानी, और फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने की वजह से मेलाटोनिन नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि ये फॉस्फेटेजेस को एक्टिवेट करता है। कैसे, जब ये रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो मल्टी स्टेप सिग्नल जनरेट करता है, और वो सिग्नल जाके फॉस्फेटेजेस को एक्टिवेट करते हैं। जब फॉस्फेटेजेस एक्टिवेट हुई तो इसकी डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगी, और जब डीफॉस्फोराइलेशन हुई तो ये एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो गया तो मेलाटोनिन की फॉर्मेशन हुई और कोलेस्ट्रॉल फाइनली बना। अब इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो, और वो कब ज़्यादा होता है, जब डाइट आप ज़्यादा लें। तो मैंने आपको वही रूल बताया था कि लिपिड की सिंथेसिस कब होती है, जब डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें। जब आप डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होने की वजह से फॉस्फेटेजेस एक्टिवेट होंगी, वो इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करके उसे एक्टिव बनाएंगी, फाइनली मेलाटोनिन और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। तो ये तीसरा मैकेनिज्म था। चौथा मैकेनिज्म है ड्रग्स का। ड्रग्स की एक फैमिली है स्टैटिन, जैसे प्रावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, लावास्टैटिन। तो जितनी भी स्टैटिन फैमिली की ड्रग्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को डिक्रीज करती हैं। कैसे कि ये जो HMG कोई रिडक्टेज है ये एक एंजाइम है, और हर एंजाइम को एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सबस्ट्रेट चाहिए, और इसका सबस्ट्रेट क्या है, HMG CoA। अब ये जो ड्रग्स हैं स्टैटिन फैमिली की, ये इस HMG CoA के स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं। जो आप अपने एंजाइम इनहिबिशन पढ़ी थी, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो उसमें हमने कहा था कि इस सबस्ट्रेट के ये स्टैटिन्स जो हैं ये इस HMG CoA के स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं। तो ये HMG CoA के साथ compete करते हैं इस एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए। अब वो ये चाहता है कि मैं बाइंड करूं, वो चाहते हैं कि हम बाइंड करें, तो वो इसको compete करके इसके साथ बाइंड करते हैं। जब इसके साथ बाइंड करते हैं तो ये एंजाइम की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कराते हैं। जब इस एंजाइम की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है तो मेलाटोनिन नहीं बनता और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती। सो इस तरह ऐसी ड्रग्स स्टैटिन जो हैं, जो कि HMG CoA की स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं और HMG CoA रिडक्टेज को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कराती हैं उसकी, ऐसी उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो, यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिनके अंदर ज़्यादा होता है, तो उनमें ये स्टैटिन ड्रग कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए दी जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के 5 मैकेनिज्म पढ़े। पहले प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट थी, दूसरी एंजाइम की सेल्फ डिग्रेडेशन, तीसरी फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, चौथी हार्मोनल और 5वीं ड्रग। So this was all about the regulation of cholesterol synthesis.